बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर पार्टनरशिप पढ़ेंगे। साझेदारी पढ़ेंगे। बच्चों, साझेदारी को समझने से पहले हम लोगों ने जो भी अकाउंटेंसी क्लास 11th में पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, क्लास 11th में हम लोगों ने ऐसे बिजनेस के बारे में पढ़ा हुआ था जिस बिजनेस के मालिक, जिसका ऑनर कोई एक व्यक्ति होता था। कितने व्यक्ति उसके मालिक? एक व्यक्ति होता था। मतलब इस व्यापार में किसी एक व्यक्ति ने ही पैसा लगाया है और व्यापार को चलाया जा रहा है। तो बच्चों, इसी बिजनेस में दिन प्रतिदिन का लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने जर्नल सीखा था। क्लासिफाई करने के लिए लेजर सीखा था। कैश कितना मौजूद है हमारे बिजनेस में, इस कैश को हमेशा चेक करने के लिए कैश बुक बनाया था। बिलों को एडजस्ट करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज हमने सीखा हुआ था। कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखा था। और हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं जिस पे डिप्रिसिएशन लगता था, कमियां होती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने डिप्रिसिएशन सीखा था। फिर साल के अंत में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के माध्यम से, जहां समराइज्ड करते थे जो भी अकाउंट होता था उसका बनाते हुए, हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे, जहां से मुझे नेट प्रॉफिट निकलता था। ये नेट प्रॉफिट मतलब इस बिजनेस का शुद्ध लाभ जो होता था वो आता था। और इस शुद्ध लाभ को हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके दिखाते थे। तो ये बच्चों, कैपिटल किसके द्वारा लाया गया होता था? बिजनेस का मालिक तो कोई एक ही व्यक्ति है, तो कैपिटल इसी ने लाया था। और इसके कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके दिखाते थे। मतलब इस व्यक्ति में इस पैसे को ऐड करते थे तो उसका नया कैपिटल बन के आ जाता था। अब हम 12th क्लास में जो पढ़ेंगे वो ऐसे बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे जिस बिजनेस का मालिक कोई एक व्यक्ति ना हो करके एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तो बच्चों, इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्योंकि हमने जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ था उसमें छोटे बिजनेस होते थे। बड़े बिजनेस को चलाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट भी उसका अच्छा होता है। और रिस्क ज़्यादा होने से यदि कोई एक आदमी रिस्क लेगा तो बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसीलिए रिस्क को बांट लेने के लिए बिजनेस एक से अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है। और एक से अधिक लोगों के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस, दो प्रकार के बिजनेस हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी। तो कंपनी हम लोग 12th क्लास के सिलेबस में ही आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉर्मली पार्टनरशिप के बारे में इतना जान लो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। जैसे ये चार लोग के द्वारा मिलकर के ये बिजनेस चलाया जा रहा है, तो ये जो बिजनेस है ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। और इन बिजनेस में जितने लोग लगे हुए हैं, जितने लोगों के द्वारा मिलके चलाया जा रहा है, ये सब इस बिजनेस के पार्टनर्स होंगे, साझेदार होंगे। और ये बिजनेस, इन व्यक्तियों का पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। अब हम साझेदारी व्यापार के कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। वैसे तुम लोगों को जो मैंने पीडीएफ में टेलीग्राम पर भेजा हुआ है, फंडामेंटल पार्टनरशिप थ्योरी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 में इसका उत्तर लिखा गया है। फिर भी मैं कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ। जैसे पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। मतलब ऐसे व्यापार जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्ति होना चाहिए, वैसे व्यापार को ही हम साझेदारी व्यापार समझेंगे। दूसरा, अनुबंध
या प्रशंविदा, दोनों एक ही नाम है जिसको एग्रीमेंट होना चाहिए। तुम जानते ही हो, जब किसी व्यापार में एक से अधिक लोग आएंगे तो उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, और ये एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, और इन रिटेन लिखित रूप से भी हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब क्या, कि उन लोगों के द्वारा मिलकर के कैसे उस बिजनेस को चलाया जाएगा, मतलब कितने कैसे वो लोग आपस में लाभ का बंटवारा करेंगे, किसका कितना लाभ में हिस्सा होगा, कौन कितना पूंजी लगाएगा बिजनेस में किस पार्टनर्स का क्या रोल रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा रहता है। ठीक है, और यही सब चीज़ें वो लोग एग्रीमेंट में बनाते हैं। यदि एग्रीमेंट लिखित रूप से होता है तो इसी लिखित एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और पार्टनरशिप डीड के लिए पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6 में इन डिटेल मैंने लिख दिया है, तुम लोग चेक कर लेना। फिर भी कुछ मुख्य बातें मैं इसका कह देता हूँ, जैसे फर्म का क्या नाम होगा, फर्म में कैसी बिजनेस चलेगी, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और उनका एड्रेस रहेगा, सब पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल लगाया, कैसे वो लोग आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देंगे, एक्सेट्रा चीज़ों को उसमें लिखा हुआ रहता है। तीसरा विशेषता, वैधानिक व्यापार, लॉफुल बिजनेस। वैधानिक व्यापार का मतलब है लीगल बिजनेस, मतलब वैसा बिजनेस जिसको हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कानूनन तौर पे करने के लिए ऑथराइज्ड किया है, ऐसे बिजनेस को ही चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रग्स का बिजनेस के लिए 3-4 पार्टनर बन गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉफुल बिजनेस नहीं रह जाएगा और वैधानिक व्यापार हो जाएगा। तो केवल और केवल वैधानिक व्यापार के लिए ही पार्टनरशिप होता है। चौथा मुख्य विशेषता है कि वो लोग आपस में पार्टनर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण इसका विशेषता है स्वामी तथा एजेंट का संबंध, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ऑनर भी होते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस में काम करने वाला एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में इसी प्रकार का संबंध रहता है। बच्चों, एक चीज़ बहुत अधिक पूछा जाता है तुम लोगों को, या तो वो वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जाएगा और प्रश्न में भी नॉर्मली आ सकता है, कि जब पार्टनरशिप डीड मतलब क्या हुआ, जो उन लोगों ने आपस में बैठ के बिजनेस कैसे चलाएंगे वो सारे बातें वहाँ लिखी रहती है। जब पार्टनरशिप डीड ना हो तब बिजनेस कैसे किया जाएगा, हो सकता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में ये बनाया ही नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी चीज़ें पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लिखा गया है उसी को फॉलो करना है। जैसे पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा तो इस एक्ट के तहत 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को लोन पे। लाभ हानि को, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको इक्वल बांटा जाएगा। यदि पार्टनर्स ने पूंजी जितने भी लाया है, कैपिटल जितने बिजनेस में लाया है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, या पार्टनर्स के द्वारा जो भी ड्राइंग किया गया है ड्राइंग पर भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा बिजनेस के द्वारा। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में हमने ये देखा था क्या, कि नेट प्रॉफिट में से कुछ खर्चा को काटने के बाद जितना पैसा बचता है ये पैसा पार्टनर के या तो करंट अकाउंट में जाता है या कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो आज हम लोग यही नए चीज़ के बारे में सीखेंगे, ये पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है। तो देखो, किसी भी बिजनेस में प्रत्येक पार्टनर क्या करता है, अपने कैपिटल की स्थिति को जानने के लिए और बिजनेस से उसको कितना पैसा आया या उसने कितना पैसा निकाला, ये सब को एक जगह देखने के लिए वो लोग अपना अपना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होल्ड करते हैं। तो
ये करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट वो लोग दो पद्धति में से किसी एक पद्धति को फॉलो करते हुए मेंटेन करते हैं, चाहे तो वो फिक्स कैपिटल सिस्टम से करेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से करेंगे। और इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि मुझे किस या उन लोगों को किस पद्धति से अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, परंतु जिनको इच्छा है कि वो फिक्स कैपिटल सिस्टम से करते हैं उनको दो अकाउंट होल्ड करना पड़ता है, दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली उन्हीं राशि को लिखा जाता है जो राशि वो बिजनेस में पूंजी के तौर पर लाए हैं और वो हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस देंगे। इसी के साथ करंट अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस में इसके अलावा पूंजी के अलावा जितने भी पूरे साल एडजस्टमेंट होता है, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, सैलरी पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर का कमीशन हो गया, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, तो ये सब के सब या लॉस मिलेगा जो हो, ये सब के सब करंट अकाउंट में लिखना पड़ता है। और यह डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस आ सकता है। इसी प्रकार से जो पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के माध्यम से तरीके से अपना कैपिटल अकाउंट होल्ड करते हैं उनको केवल और केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जिसमें पार्टनर के द्वारा लाए गए जो भी पूंजी है उसको तो लिखा ही जाता है, साथ साथ जितने समायोजन इस सिस्टम वाले ने करंट अकाउंट में लिखा था वो भी कैपिटल अकाउंट में ही लिख दिया जाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस आ सकता है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले जान लें कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे है, कैसे बनाया जाएगा। देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पहला अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में तुम देख रहे हो कि ये ओपनिंग बैलेंस है, या यदि बिजनेस का पहला ही साल है तो यहाँ बाय बैंक अकाउंट भी हो सकता था। मतलब ये पैसा पार्टनर्स का पूंजी के तौर पे जिस पर्स हम ये अकाउंट बना रहे हैं उस पर्स के शुरुआत में था, ओपनिंग कैपिटल। ये तुम लोग भली भांति जानते होगे लेजर से। तो इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, परंतु किसी किसी वर्ष ऐसा होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं तो अपना अतिरिक्त पूंजी लाते हैं। क्या करते हैं? अतिरिक्त पूंजी लाते हैं। एडिशनल कैपिटल उसी को कहते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट करके हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो जितने भी तुम्हारा इनकम या फिर स्टॉक की बात करोगे, पूंजी की बात करोगे, सब इस तरफ होगा। परंतु यदि इसमें से कुछ निकाला जाएगा, हो सकता है कि पार्टनर्स को किसी विशेष आवश्यकता पड़ जाए तो वो अपना कैपिटल भी विड्रॉ कर सकता है। तो कैपिटल निकालने के लिए टू बैंक अकाउंट करके इसके डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे, यहाँ से कैपिटल विड्रॉल हुआ है वो अमाउंट। फिर हम क्या करेंगे, इस तरफ जिस तरफ ज़्यादा होगा वो जोड़ करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे और जो बात से बचेगा टू बैलेंस सी बैठी करके इस जगह हम दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको एक तो ये अकाउंट होल्ड करना पड़ेगा इस सिस्टम से, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम से। दूसरा, पार्टनर्स करंट अकाउंट होल्ड करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या मैंने बताया, यदि पार्टनर का करंट अकाउंट पिछले साल वाला भी था तो उसका बैलेंस सबसे पहले ले लेंगे हम कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का, ना कि इसका बैलेंस लेंगे, ये पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस लेंगे जो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। इस तरफ डेबिट बैलेंस पिछले साल था तो इस तरफ हम इसके कहीं भी ले सकते हैं। फिर पार्टनर को जहाँ जहाँ से उसके पैसे अकाउंट में आए हैं वो सब पैसे मुझे किस साइड में, क्रेडिट साइड में लिख देना है। जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है उसके खाता में पैसा आएगा, पार्टनर को सैलरी मिलता है उसके खाते में पैसा आएगा, कमीशन मिलता है उसके खाते में आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से यदि प्रॉफिट उससे मिलता है तो वो भी पार्टनर के लिए क्या है, फ़ायदा ही है। ये सब के सब वो क्या करेगा तो अपना क्रेडिट साइड में लिख देगा। डेबिट साइड में जितने भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा गया है, जैसे पार्टनर ड्राइंग करता है मतलब पैसा बिजनेस से निकालता है तो वो इस जगह जाएगा। यदि पार्टनर को लॉस हो गया जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा वो भी इस जगह लिखा जाएगा। फाइनली जिस तरफ ज़्यादा होगा जोड़ के लिखेंगे। यदि इधर ज़्यादा हुआ क्रेडिट साइड तो तुमको डेबिट साइड में
टू बैलेंस सी बाई डी करके लिखना है, और ये पार्टनर का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। वही डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ इसको इधर से लेस करके लिखना है, और ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस पार्टनर का हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से जो पार्टनर क्या करते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से, यही बच्चों आसान होता है, अक्सर पार्टनर यही होल्ड करते हैं। और एक बात और ध्यान से सुन लो, यदि किसी प्रश्न में ये नहीं दिया गया रहेगा कि पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल सिस्टम से मेंटेन करते हैं या फ्लक्चुएटिंग से, हमेशा हम लोग फ्लक्चुएटिंग से ही उसका आंसर देंगे। तो बच्चों जो पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से रखते हैं उनको केवल और केवल एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होल्ड करना पड़ता है। और जितने सारे आइटम्स हमने इन दोनों अकाउंट में लिखा है, वो सारे के सारे आइटम एक ही अकाउंट में यहाँ लिखा जाएगा। जैसे बाय बैलेंस बी बाई डी करके उसका जो भी ऑपरेटिंग क्रेडिट बैलेंस होगा वो ले लेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट करके यदि एडिशनल लाया है, अतिरिक्त पूंजी लाया है, तब ले लेंगे। और तुम ऑलरेडी जानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट से, ये सब को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। साधारण सी बात, इतनी बात सोचना है कि पार्टनर को जहाँ जहाँ से फ़ायदा हो रहा है, आमदनी हो रहा है, वो सब के सब यहाँ लिखेंगे, और पार्टनर्स अकाउंट से जहाँ जहाँ पैसा जाएगा वो सब इधर लिखेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर करके एक जिस तरह ज़्यादा होगा उसको जोड़ करके दूसरे तरफ से बाकी से घटाना है, जो राशि रहेगा यदि इधर ज़्यादा हो जाएगा टू बैलेंस सी बाई डी करके इधर बाय बैलेंस सी बाई डी करके हम फाइनली पार्टनर अकाउंट दिखा देते हैं। ठीक है, तो यही था अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, अभी जस्ट सीखा है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब बच्चों ये जान लो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जितने भी मद हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं, क्योंकि इन सब का अपना अपना अलग अलग कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किस प्रकार से हो, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान दो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। एक बात तो बच्चे तुम जानते हो कि पूंजी पर ब्याज की गणना मुझे किस समय करना चाहिए, सबसे पहले ये समझ लो। तो मुझे इसकी आवश्यकता पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने के बाद। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, जब हम लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तब बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, तो साल के अंत में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे मुझे नेट प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। तो इसको हम साल के अंत में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसका जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो मुझे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। ठीक है, पार्टनर को हिस्सा लिखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, साझेदारी संलेख में लिखे होने पर ही यदि पूंजी पर ब्याज के लिए मुझे पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि पूंजी पर ब्याज देना है, तब ही पूंजी पर ब्याज देना है, नहीं तो इसका गणना नहीं होगा। जब फॉर्म में लाभ होगा, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब तुमको एक नंबर वाले क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये प्रभार नहीं है, चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को करना ही पड़ता है, बिजनेस को करना ही पड़ता है। तो ये फॉर्म में लाभ होने पर ही इसका मतलब गणना करेंगे हम, इसको दिया जाता है पार्टनरों को। कभी कभी स्पेशल केस तुमको कह देगा कि फॉर्म में लाभ हो ना हो, इसको क्या करना है, मुझे भुगतान करना ही है, तब इसको चार्ज स्पेशल डीड में लिखा रहता है, तभी जाके करेंगे। नहीं तो फॉर्म में यदि तुम्हारा लाभ नहीं होगा तो इसका गणना हम नहीं करेंगे, लाभ होने पर ही इसकी गणना करेंगे। उसके बाद देखो, फॉर्म में यदि क्वेश्चन में यदि तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल के अलावा, मतलब
जितने भी शुरुआत में पूंजी है उसके अलावा यदि वर्ष में कोई वो अतिरिक्त पूंजी नहीं लाया हुआ हो या पूंजी बिजनेस से नहीं निकाला हो, तो हमेशा ही हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इसका गणना करेंगे। किस केस में? जब मुझे ओपनिंग कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ हो। आगे इधर देखो, जब ओपनिंग कैपिटल के अलावा कैपिटल साल के मध्य में भी, मतलब वर्ष के दौरान भी यदि अतिरिक्त पूंजी लाया जाए या पूंजी निकाला जाए, तो जिस समय जितना पूंजी बिजनेस में रहता है उसी पूंजी के हिसाब से हम कैपिटल का गणना करेंगे, कैपिटल का ऑन इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गणना करेंगे। आगे देखो, कुछ प्रश्न ऐसे भी तुमको मिलेंगे जहां तुमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो तुम्हें क्या दिया गया रहेगा? तो क्लोजिंग कैपिटल के अलावा कुछ और एडजस्टमेंट की चीज़ें दी रहेगी जिसका कैलकुलेशन करने के बाद तुम ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद जिस प्रकार से हम ओपनिंग कैपिटल को लेकर के कैलकुलेशन करेंगे, जो आगे मैं तुमको बताऊंगा, वैसे ही नॉर्मली फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ ध्यान दो कि जहाँ फिक्स कैपिटल सिस्टम से तुम्हारा पूंजी खाता बनाया गया रहेगा, वहाँ तुमको क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ देंगे हम विथड्रॉल ऑफ कैपिटल और घटा देंगे हम एडिशनल कैपिटल। तो फिर जो राशि बचेगी वो मेरा ओपनिंग कैपिटल होगा। वही यदि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मेंटेन कर रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तुमको, ड्राइंग, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, ये सारे आइटम्स को हम जोड़ देंगे। आगे एडिशनल कैपिटल यदि लाता है तो उसको घटाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को घटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा देंगे, यदि पार्टनर को जो भी सैलरी या कमीशन मिला है उसको हम घटा देंगे। फिर जो राशि बचेगा यही राशि मेरा ओपनिंग कैपिटल है। तो बच्चों आगे आओ, हम कुछ कैलकुलेशन से, खुद क्वेश्चन से इसकी गणना करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, 1/4/2019 को ए का पूंजी 1 लाख रुपया था, एक साझेदार व्यापार में था। 31/3/2020 को पूंजी पर ब्याज की गणना करें, पूंजी पर ब्याज का दर 12% हो। मतलब ये कह रहा है क्या कि एक बिजनेस के शुरुआत में, क्योंकि 1 साल के लिए निकलता है, पहले बता दिया मैं, तो इतने तारीख को उसका पूंजी इतना रुपये था और 31/3/2020 को समाप्त हो रहा है वर्ष, उस वर्ष के लिए तुमको पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए बोल दिया है, दर दे दिया है। इसका गणना करने के लिए ओपनिंग कैपिटल गुने रेट बाय 100 करना है मुझे। यदि मंथ दिया हुआ हो, मंथ दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पूरा साल है तो यहाँ मंथ वाली बात नहीं है, तो ऊपर हम मंथ दे के नीचे 12 कर देंगे। ठीक है, तो अब इस जगह देखो ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना है, 1 लाख रुपया। रेट कितना है, 12%, 12/100, जो कैलकुलेशन करेंगे 12,000, क्योंकि यहाँ पूरे साल का था, कोई मंथ का यहाँ इसका काम यहाँ नहीं था। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ये 12,000 रुपया। इतना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है क्या कि 1/4/19 को एक साझेदारी फॉर्म में ए की पूंजी 1 लाख रुपया थी। 31/3/2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 1/10/2019 को ए ने 10,000 रुपया अतिरिक्त पूंजी लाई। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करें। तो इसमें क्या किया गया है? तो वर्ष स्टार्ट हो रहा है कितना से, 1/4/19 से, वर्ष समाप्ति कितना होगा, 31/3/20 को होगा। इसमें नॉर्मली
जितना ओपनिंग कैपिटल था उसके बाद कोई कैपिटल नहीं लाया गया था, तो हम लोगों ने इतना आसानी से कैलकुलेशन कर लिया। परंतु यहाँ साल में के दौरान एक बार बीच में अतिरिक्त पूंजी लाया गया है, तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक मेथड ये है जो पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, कि 1/4 को कितना पूंजी था, इस तारीख को कितना कैपिटल था, तो 1 लाख था। ये पूंजी बिजनेस में कितना दिन रहेगा, पूरे के पूरे 1 साल रहने वाला है, क्योंकि पहला दिन ही था ये तुम्हारा, 1 साल रहेगा। तो 1 साल जैसे हमने निकाले थे पहले, वैसे निकाल के इधर मुझे आ जाएगा कितना, 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब फिर से 1/10/2019 को 10,000 रुपया बिजनेस में लाया जाए। कितना, 10,000 रुपया। तो तुमको ये बात ध्यान देना है कि यह जो कैपिटल है बिजनेस में कितना दिन रहा है। अक्टूबर से लेकर के 10 से लेकर के तुमको 31/3 तक लेना है, तो खुद ही जोड़ लो। पूरे के पूरे 10वां महीना लगेगा, 11वां, 12, 1, 2, 3, मतलब यहाँ से लेकर के 31/3/20 तक 6 महीना का लगेगा। रेट कितना होगा, 12/100 महीना के लिए। मैंने मंथ बाय 12 बताया था, 6/12 कितना हो गया, 100 रुपया होगा इसका। 100 नहीं, 600 बच्चों इसका। तो अब देखो, इस राशि पे 12,000, इस पे 600, तो कुल मिला कितना हो गया, 12,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है। एक और तुम लोग नया तरीका सीख सकते हो, शॉर्टकट मेथड इसको हम बोलेंगे, शॉर्टकट मेथड। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इस शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे हम, तो जैसे 1/4/19 को 1 लाख रुपया था, तो हम ये देखेंगे क्या कि इतना ही कैपिटल, 1 लाख रुपया ही कैपिटल बिजनेस में कितना दिन तक रहा है। तो कैपिटल अतिरिक्त लाया गया है 1/10/19 को, इसका मतलब 1/4/19 से लेकर के 1/10/19 तक हमारे बिजनेस का कैपिटल 1 लाख रुपया ही था। तो बिजनेस में इस 1 लाख का कितना दिन रहा है, 1/4/19 से लेकर के 1/10/19 तक जो है वो 6 महीना होता है। तो 6 महीना यहाँ तुम देख लो, रेट दे देंगे हम, और 6 महीना के लिए 6/12 इधर इसका गणना हो जाएगा। इस जगह तुमको आ जाएगा कितना, 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। फिर 1/10/19 को क्या हुआ है, इस 1 लाख कैपिटल में 10,000 रुपया अतिरिक्त आ गया, 10,000 रुपया ज्यादा आ चुका है। तो अब तुम्हारे पास जो कैपिटल हो चुका है वो कितना हो गया है, कैपिटल कितना हो गया है, 1,10,000 रुपया। इसको भी उसी रेट से, ये भी बिजनेस के जो रिकॉर्ड करने के अंतिम तारीख है 31/3/20 तक, उतना दिन 6 महीना होता है, तो 6/12 करके इसको लिख देंगे। कितना हो गया, 6600 रुपया होगा। इन दोनों को जोड़ दो और 12,600 इधर इस तरीके से भी आ सकता है। तो तुमको जो तरीका पसंद हो इसमें से कोई भी तरीका को फॉलो कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ए का पूंजी 1 लाख रुपया 1 अप्रैल को था। 3 महीने बाद उसने 20,000 रुपया लाया है। फिर 4 महीने बाद 10,000 रुपया और पूंजी लाया है। उसके 2 महीने बाद व्यापार से 40,000 पूंजी निकाल लिया। यदि दर 12% हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो पूंजी निकालने वाला एक मैं समझा देता हूँ, फिर आगे का 2 एग्जाम्पल तुमको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो हम इसको बना रहे हैं उस मेथड से जिस मेथड में हम ये प्रयास करते हैं समझने का कि हमारे बिजनेस में किस समय कितना कैपिटल मौजूद था। तो सबसे पहले जब साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो बिजनेस में 1 लाख रुपया था। कितना था? 1 लाख रुपया था। ये कितना दिन रहा? ये मेरा 1 अप्रैल से लेकर के 3 महीने बाद 3 महीना तक बिजनेस में ये रहा। कितना दिन तक रहा? 3 महीना तक रहा। दूसरा देखो, 3 महीने बाद बिजनेस में और लाया गया कितना? 20,000 रुपया। तो अब 20,000 रुपया अतिरिक्त 1,20,000 बिजनेस में हो जाएगा। ये कितना दिन बिजनेस में रहा? तो आगे लिखा हुआ 4 महीने बाद फिर लाया, मतलब 4 महीने तक इतना पूंजी बिजनेस में रहा। फिर उसके 2 महीने बाद व्यापार से 40,000 निकाल लिया गया। अच्छा, इधर अभी तक में हम लोगों ने क्या किया है कि 1 लाख रुपया स्टार्टिंग में पूंजी था जो 3 महीने तक रहा। फिर उसके बाद 20,000 रुपया आया, 1,20,000 हो गया जो 4 महीने रहा। फिर बिजनेस में 10,000 और आया, 1,20,000 था ही, 10 और आ गया तो 1,30,000 रुपया हो गया। और व्यापार में ये 2 महीने तक रहा, क्योंकि उसके 2 महीने बाद मतलब इस चीज़ के 2 महीने बाद व्यापार से 40,000 निकाला गया है। अब उसके 2 महीने बाद व्यापार से 40,000 निकाल लिया, तो 1,30,000 था, 40 निकाल लिया, तो 90,000 रुपया पूंजी मेरे व्यापार में बचा है। तो ये बिजनेस में कितने दिन के लिए रहा होगा? कुल 12 महीने का एक साल होता है। 4 3 7 2 9, 3 महीना के लिए रहा होगा। ठीक है, तो इतने पूंजी इतने दिन के लिए, इतना पूंजी इतना दिन के लिए, इतना पूंजी इतना दिन के लिए। इसको एक और मेथड से हम समझ सकते हैं जो आसान होगा। सबका अलग अलग निकालने के लिए जाएंगे तो टाइम लगेगा। इतने पूंजी का 3 महीने का, इतना का 4 महीना, इतना का 2 महीना, इतना का 3 महीने का, जो कि मैंने तुमको इस पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अलग अलग महीने का कैसे कितना पूंजी रहता है निकालते हैं। तो ये शॉर्टकट नहीं हो पाया। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हम ये देख लेते हैं, इन दोनों को गुना करके एक प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट। जैसे 1 लाख को तुम 3 से गुना करोगे 3 लाख, इसको 4 से करोगे 4,80,000, 2 से करोगे 2,60,000, फिर यहाँ 3 से करोगे इसको 90,000 को 2,70,000। तो इसके लिए है क्या? टोटल प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सारे को जोड़ लो, इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला ऐसे समझो तुम, टोटल प्रोडक्ट गुने रेट बाय 100 गुने 1/12। यदि यहाँ सप्ताह रहता तो 52 देते, यदि यहाँ दिन का दिया रहता तो 365 देते। अभी तुम्हारा क्या है? महीने महीने का हम लोग लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक लगाएंगे। जो भी जोड़ के आएगा तुम लोग खुद लिख लेना, इंटू 12/100 इंटू 1/12 करके इसका कैलकुलेशन करेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोगों को खुद बनाना है। इसका आंसर जो नहीं बनेगा, वैसे
हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, जिसमें क्या है कि ओपनिंग कैपिटल इतना था, उससे अतिरिक्त पूंजी इतने तारीख को इतना लाया है, विथड्रॉ किया है कैपिटल को, निकाला है 30,000, फिर से अतिरिक्त पूंजी 31 जनवरी को 15,000 लाया है, दर 12% हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करें। आगे देखो, यहाँ क्या है, एक और क्वेश्चन है जो तुम लोगों को बनाना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से समझ लेना, और इसमें तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया है तो तुम क्या करोगे, अपना जो ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने निकालने के लिए बताया था तरकीब, ये इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। और फिर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आने के बाद जैसे ही इन सब प्रश्नों को बनाया वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। देख लो फिर।